ओके, तो हम एक सॉइल का पीस एज्यूम कर लेते हैं कि एक सॉइल का टुकड़ा हमने ले लिया और इसके ऊपर जो वाटर है, इस वाटर का रन ऑफ वाले से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, वो तो बह के चला जाएगा। ग्राउंड वाटर इसमें से होकर के नीचे चला जाएगा। ग्राउंड वाटर परसोलेट होकर के नीचे चला जाएगा, वो परसोलेट हो जाएगा। और इसके बाद में जो यहाँ पार्टिकल्स के बीच में रह पाएगा वो हमारा होगा कैपिलरी वाटर। तो देखा जाए तो हम ये कह रहे हैं कि पानी ऊपर से मिल रहा है और नीचे की तरफ जाता है और बीच में जो रुक गया वो केवल कैपिलरी वाटर होता है। इट मीन्स अगर आपने ये वाला सीन लिया, सीन 2 अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे पार्टिकल्स बड़े हैं, तो बड़े पार्टिकल के बीच में स्पेस भी बड़ा होता है। बड़े पार्टिकल के बीच में स्पेस भी बड़ा होगा और बड़े स्पेस वाला जो वाटर है वो आराम से नीचे चला जाएगा, परसोलेट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कैपिलरी वाटर की मात्रा कैसी होगी? कम। जैसे मान लो आपने बड़े बड़े पत्थर ले लिए तो उनके बीच में कैपिलरी वाटर बहुत कम मिलेगा क्योंकि पानी तो नीचे चला जाएगा। ऐसे अगर हमने बहुत छोटे पार्टिकल ले लिए, जैसे मान लो कि क्ले के ले लिए, तो क्ले के अंदर पार्टिकल बहुत छोटे हैं, तो बहुत छोटे पार्टिकल हैं तो उनके बीच में जगह भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत छोटों के बीच में जगह भी बहुत कम होगी। तो बीच में जो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही छोटी सी जगह है, तो पार्टिकल अगर बहुत छोटा होगा तो वहां पर परसोलेशन तो पुअर होगा, नीचे की तरफ रिसाव तो नहीं होगा। जैसे कि चिकनी मिट्टी में से पानी नीचे नहीं जाएगा, लेकिन चिकनी मिट्टी के अंदर भी पानी नहीं ज्यादा रहेगा क्योंकि कैपिलरी वाटर वहां पे कम होगा। तो अगर पार्टिकल साइज बहुत बड़ी है तो भी कैपिलरी वाटर कम होगा क्योंकि मोस्टली पानी नीचे रिस जाएगा। जैसा कि हमारी डेजर्ट की सॉइल होती है, वहां पे सैंडी जो सॉइल होती है, डेजर्ट सॉइल होती है, उसके पार्टिकल बड़े होते हैं तो पानी नीचे रिस जाता है। ऐसे ही क्ले के अंदर पानी नीचे रिसता नहीं है और पानी पार्टिकल्स के बीच में जगह कम है तो वहां पर भी कम आता है। तो मिक्स वाला जो सॉइल है, जो जहाँ पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज वाली अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज होने पे कि ना ज्यादा बड़े हों और ना ज्यादा छोटे हों, तब हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी कि अच्छे से जो पानी है वो यहाँ पे रह पाता है। इट मीन्स अगर हम देखें तो अगर पौधों को अच्छे से सपोर्ट कराने की बात हो तो पार्टिकल ना बड़े होने चाहिए ना छोटे होने चाहिए। इसका मतलब उसमें बड़े पार्टिकल भी हों और उसमें छोटे पार्टिकल भी हो, यानी कि एक मिक्स प्रकार की जो सॉइल होती है वो पौधे की जड़ों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। तो ये तो हमने बातें की कि जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि उसकी वजह से जो कैपिलरी वाटर है उसकी मात्रा अलग अलग प्रकार की सॉइल्स में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। तो डिफरेंट प्रकार की जो सॉइल्स हैं उनके अंदर कैपिलरी वाटर भी अलग अलग मात्रा के अंदर पाया जाता है। और प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां पे हम देखेंगे कि जो इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज वाली जो सॉइल होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वहां पे पानी आराम से रिटेन भी करता है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने की वजह से वहाँ पे एयर है वो भी प्रेजेंट होती है। तो पौधे की जड़ों को दोनों ही चीज़ें मुख्य रूप से आवश्यकता होती है कि उनको पानी भी चाहिए होता है और वहाँ पे जो एयर है वो भी जड़ों को रेस्पिरेशन के लिए काम में लेनी होती है। तो ये तो हमने बात कर ली कि जो सॉइल के अंदर वाटर है वो सॉइल वाटर कितने प्रकार का होता है। इसके बाद में एक छोटा सा सेक्शन इसमें और हम ऐड करते हैं कि सॉइल वाटर को तो अब हम समझ पा रहे हैं कि सॉइल वाटर तो हमने देख लिया, लेकिन अगर इसके साथ में हम पौधों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अकेला पानी ही काम का नहीं है, उसमें मिनरल्स भी होने चाहिए। तो जब तक मिनरल्स नहीं होंगे तो पौधे अपनी ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हालांकि हम जो पीछे की क्लासेस में समझ चुके हैं वहाँ हमने कुछ बातें ऐसे कर ली थी कि जो सॉइल होती है, इस सॉइल में चाहे प्लांट हो, चाहे वो हर्बीवोर हो, चाहे कोई सा भी कार्निवोर हो,
चाहे वो प्राइमरी कार्निवोर हो, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्सरी या टॉप कार्निवोर, कोई भी हो, जब तक ये जिंदा होते हैं इनके बॉडी पार्ट्स भी सॉइल में गिरते हैं। जैसे प्रोड्यूसर का कुछ भी बॉडी पार्ट गिर सकता है, हर्बीवोर का कुछ भी गिर जाता है, तो इनके बॉडी पार्ट भी गिरते हैं सॉइल में। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने पे ये पूरे भी सॉइल में ही गिरते हैं। जब इनकी डेथ होती है तो भी ये सॉइल के अंदर ही डेब्रिस के रूप में गिर जाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जब तक सरवाइव कर रहा है तब भी उसका कुछ ना कुछ सॉइल में गिरता रहता है, और डेथ के बाद में भी उसका जो पार्ट है, बॉडी पार्ट, अल्टीमेटली सॉइल में ही पहुंचता है। और चाहे वो पार्ट गिर रहा हो या पूरी बॉडी गिर रही हो, ये सभी चीजें कार्बनिक होती हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर की बॉडी, हर्बीवोर की बॉडी, इन सब की बॉडी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें आप माइक्रोब्स वगैरह को भी साथ में ले सकते हैं, वो सब ऑर्गेनिक हैं। इन सब में क्या है? कार्बन है। दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में गिरता रहता है, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल गिरता है शुरुआत में, तो वो जैसे मान लो कि पत्ती गिरी तो वो बिल्कुल पत्ती ही होती है, इंटैक्ट, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता, बिल्कुल से बिना किसी फेरबदल वाली, बिना किसी डिकम्पोजिशन वाली इंटैक्ट स्ट्रक्चर होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद में हम देखते हैं कि वो संरचना धीरे धीरे गल रही होती है, सड़ रही होती है और टूट रही होती है, और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद में ये इंटैक्ट स्ट्रक्चर टूटते टूटते बिल्कुल से सॉइल का हिस्सा बन जाती है, कि हम उसको पहचान भी नहीं पाते कि वो सॉइल के अंदर गिरी हुई जो पत्ती थी वो कहाँ पे है, हम उसको पहचान भी नहीं सकते, उसकी आइडेंटिटी नहीं होती, क्योंकि वो पूर्ण रूप से सॉइल में मिल चुकी होती है। तो हम कहते हैं कि वो डिकम्पोज हो गई। वो क्या हो जाती है? डिकम्पोज हो जाती है, पूर्ण रूप से वो अपघटित हो जाती है, डिकम्पोज्ड। तो ये भी एक प्रोसेस जैसा है कि पहले कुछ गिरता है और गिरने के बाद में वो, हम देखें तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि गिरता है और गिरने के बाद में उसकी प्रोसेस चलती है। उस प्रोसेस से वो क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से गिरता है उस समय पे तो उसमें कोई भी टूट फूट नहीं है, लेकिन लास्ट में उसके पास कुछ भी बचता नहीं है। तो एक प्रोसेस है डिकम्पोजिशन की, वो प्रोसेस ऑपरेट होती है, और सॉइल में गिरने वाली चीजें हैं वो धीरे धीरे टूट करके सॉइल का हिस्सा बन जाती है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जो इकोलॉजी के फील्ड के हैं और डिकम्पोजिशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं लीटर। लीटर, लीटर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी किसी पौधे की पत्ती झड़ करके मिट्टी में गिरी, सतह के ऊपर गिरती है। जी यहाँ पे आपने सॉइल सरफेस ले रखी है, यहाँ पे कोई पत्ती गिरी है, यहाँ पे कोई लीफ है, वो झड़ करके गिरी है, तो फ्रेशली फॉलन। लीटर में क्या होगा? जो अभी अभी गिरा है, ध्यान देना है, फ्रेशली फॉलन, जो अभी अभी गिरा है, जिसमें टूट फूट चालू नहीं हुई है, फ्रेशली फॉलन, बिना डिकम्पोजिशन में, डिकम्पोजिशन अब शुरू होगा, हुआ नहीं है, फ्रेशली फॉलन मटेरियल। अब वो पौधे की पत्ती भी हो सकती है, शाखा भी हो सकती है, बीज भी हो सकता है, फल भी हो सकता है, किसी हर्बीवोर का बाल भी हो सकता है, सींग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी अभी जो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल की सतह पे गिरा है, दिस इज टाइम 1। तो शुरुआत में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जब सॉइल की सरफेस के ऊपर गिरता है तो वो सतह के ऊपर पड़े रहते हैं, यहाँ पे उनकी एक परत हो जाती है। जैसे जंगलों में हम देखते हैं कि पौधे की पत्तियां, टहनियां बिना सड़ी गली अभी अभी गिरी हैं, पतझड़ में देखते हैं तो बहुत सारा जो पूरा का पूरा जो झुंड है इन चीजों का, वो हमें सतह के ऊपर दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं लीटर। तो फ्रेशली फॉलन, दिस इज अनडिकम्पोज्ड। ये डिकम्पोज नहीं हुआ, इसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं हुआ, दिस इज अनडिकम्पोज्ड, 100% इंटैक्ट। अब क्या होगा कि जैसे ये चीजें गिरती रहती हैं, ऊपर से ये गिरते रहते हैं और लीटर की मात्रा बढ़ती रहती है। इस पूरे भाग को अपन लीटर बोलेंगे। फ्रेशली फॉलन से बनी हुई जो परत होती है इसको हम बोलेंगे लीटर।
इस लीटर वाले भाग में जो नीचे का भाग है, जो सबसे पहले गिरा था, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना चालू हो जाता है। तो सबसे नीचे वाला भाग और गिरते रहेंगे, नीचे वाला और नीचे जाता रहेगा, यहाँ पे हल्का हल्का डिकम्पोजिशन चालू हो जाएगा। जो काफी दिनों से गिरे थे, काफी दिनों से दबे हुए हैं, वहाँ पे नमी भी बन जाएगी, टेम्परेचर भी क्रिएट हो जाएगा, और जो डिकम्पोजिशन के लिए जो माइक्रोब्स होते हैं, उन माइक्रोब्स को जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वैसा एनवायरनमेंट वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो माइक्रोब्स इनको डिकम्पोज करना चालू कर देते हैं, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन होने लग जाता है। तो दिस इज, यहाँ पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑन है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। और लीटर में तो प्रोसेस बंद थी, लीटर के अंदर डिकम्पोजिशन हुआ ही नहीं था, चालू ही नहीं हुआ था, और यहाँ पे चालू हो गया। तो दिस इज पार्शली डिकम्पोज्ड, दिस इज पार्शियली, यानी कि कुछ भाग इनका डिकम्पोज हो गया, हालांकि पूरे डिकम्पोज नहीं हुए, पार्शली डिकम्पोज हो गए। तो जो पार्शली डिकम्पोज वाला मामला होता है, उसके लिए एक दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं कि जो पार्शली डिकम्पोज्ड जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज डफ, DUFF। तो जो अभी गिरा है दैट इज लीटर, और जिसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ है, पार्शली डिकम्पोज, दिस इज डफ। तो नंबर 1 इज लीटर, नंबर 2 डफ। और जिसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया वो बाद में जाकर के पूरा डिकम्पोज हो जाता है। तो कंप्लीटली डिकम्पोज जो मटेरियल होगा, उसके लिए एक तीसरा वर्ड होता है, दैट इज ह्यूमस। तो दिस इज थर्ड वन। तो अभी गिरा हुआ ऑर्गेनिक भाग क्या कहलाएगा, लीटर बोलेंगे। अगर वो 50% डिकम्पोज हो गया, पार्शियल डिकम्पोज हो गया, हम उसको डफ बोलेंगे। और जो पूर्ण रूप से डिकम्पोज हो गया उसको अपन क्या बोलेंगे, ह्यूमस। तो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक डेब्रिस या ऑर्गेनिक मैटर लीटर के रूप में भी हो सकता है, वो डफ के रूप में भी हो सकता है, और वो ह्यूमस के रूप में भी हो सकता है। ह्यूमस के रूप में वो कंप्लीटली डिकम्पोज है। मटेरियल ऑर्गेनिक तीनों जगह पे, यहाँ भी ऑर्गेनिक है, यहाँ भी ऑर्गेनिक है, यहाँ भी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मैटर की एक सबसे बड़ी विशेषता और होती है कि ऑर्गेनिक मटेरियल या जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं और जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, आर्द्रता को ग्रहण करेंगे। तो जैसे जैसे सॉइल के अंदर डिकम्पोजिशन बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे डफ, ह्यूमस ये सब बनते रहेंगे। सॉइल के अंदर डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट बढ़ती चली जाती है। एक तो सॉइल के अंदर केवल मिनरल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो पानी को सोखते नहीं है, उनकी सतह के ऊपर सोखा जाता है, एब्जॉर्ब वाटर, वो तो अलग बात है। उसके अलावा वो पानी को पकड़ते नहीं है। जबकि जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, पानी को रिटेन करते हैं, पकड़े रखते हैं। इसलिए जो ह्यूमिडिटी है सॉइल की ह्यूमिडिटी बढ़ने लग जाती है। सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने लग जाता है। तो जितना ज्यादा डिकम्पोजिशन चल रहा है, उतना ज्यादा वहाँ की सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बढ़ता चला जाता है। तो दो फायदे हो रहे हैं, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है, एक तो उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट वहां पे आ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमस के रूप में क्या है, पूर्ण रूप से डिकम्पोज मटेरियल है, और उस डिकम्पोज मटेरियल के अंदर मिनरल्स हैं। इसके अंदर क्या है, मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स हैं तो डेफिनेटली पौधों को एक तो वैसे सपोर्ट करेंगे कि पौधों की जड़ों के द्वारा सोखे जाएंगे, और जितने ज्यादा ये ह्यूमस का भाग किसी सॉइल में होगा, उतना ज्यादा वहां पे नमी को भी रिटेन किया जाता है, पकड़े रखा जाता है, रोके रखा जाता है। तो मॉइस्चर कंटेंट भी ऐसी सॉइल में बढ़ जाते हैं, और मॉइस्चर कंटेंट का मतलब ये भी क्या करेगा, पौधों को सपोर्ट करेगा। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतना ज्यादा मॉइस्चर और उतना ज्यादा
मिनरल, तो पौधों को उतना ज़्यादा सपोर्ट। तो किसी भी सॉइल के अंदर शुरुआत में तो पौधे कम ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब पौधे बनते रहते हैं, फूड चेन चलती रहती है, तो उनके भाग गिरते रहते हैं, उनके जो डेड बॉडी पार्ट्स हैं वो गिरते रहते हैं, सॉइल में ह्यूमस का लेवल बढ़ता चला जाता है, और बढ़ते बढ़ते ये मामला है वो और रिच और रिच और ज़्यादा रिच होता रहता है। तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। ये जो आप लाइन डिस्कस कर रहे हैं, इस लाइन से एक्चुअल में सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हुई है। अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं तो इन चीज़ों से जो मिनरल तक का भाग है, इन चीज़ों से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है कि जितना ज़्यादा वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स डिकम्पोज हो रहे हैं, उतना ज़्यादा सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी खास चीज़ और भी इसमें होती है कि जब ये सब ऑर्गेनिक मैटर इसमें गिरते हैं तो उनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे ग्रो करते हैं, जैसे माइक्रोब्स हैं और दूसरे जो ह्यूमिफिकेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कैंचुआ वगैरह हैं, वो सब यहाँ पे पाए जाते हैं। तो उनकी मूवमेंट से सॉइल के अंदर एरेशन भी बढ़ता है। सॉइल के अंदर प्रॉपर जो जगह है, उन जगह में जो हवा है वो पूर्ण रूप से पाई जाती है, तो एरेशन बढ़ जाता है। और एरेशन भी देखा जाए तो पौधे की जड़ों को हेल्प पहुंचाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर मॉइस्चर के थ्रू, मिनरल के थ्रू और उसको यूज करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके थ्रू एरेशन को बढ़ाता है। तो बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करके हम देख पा रहे हैं कि सॉइल है वो केवल मिनरल नहीं होता, उसके अंदर जब ऑर्गेनिक मैटर्स का डिकम्पोजिशन चलता है तो वहाँ पे डिफरेंट प्रकार के माइक्रोब्स भी मिलेंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स भी मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर के अलग अलग हालत हमें देखने को मिलेंगी, और उन सब से वहाँ पे काफ़ी अच्छा ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट, एयर, मिनरल्स, ये सब यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। यानी कि जो सॉइल है ये सॉइल डेवलप होती है, रिच हो जाती है, न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है, प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा बेटर होती चली जाती है। और हालांकि जब आप आगे के टॉपिक्स के अंदर सक्सेशन वगैरह जब हम डिस्कस करेंगे तो सक्सेशन में भी ये बातें दोबारा से हमारे सामने आएंगी कि सक्सेशन में कैसे धीरे धीरे जो हैबिटाट होता है, चाहे वो सॉइल का आपने लिया हो, चाहे वो चट्टान का आपने लिया हो, किस प्रकार से रिच होता जाता है और कैसे वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन है उसको सपोर्ट किया जाता है। तो एक ये जो बात थी कि ऑर्गेनिक मैटर्स किस किस फॉर्म में पाए जा सकते हैं और उनके नाम क्या होते हैं और उनका मतलब क्या होता है और उनका फ़ायदा क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको सॉइल एज ए एबायोटिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होनी चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि ये सारी चीज़ें भी सॉइल वाले पार्ट का हिस्सा ही होती हैं। अब आपके सिलेबस में एक छोटी सी चीज़ और आती है, वो भी हम साथ में ऐड कर लेते हैं कि सॉइल का बनना एक प्रोसेस है, जिसको हमने पीडोजेनेसिस में आपसे बातें कर ली थी। इस सॉइल का फॉर्मेशन अपने आप में एक प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के कारण से ये प्रोसेस सॉइल की सभी परतों में एक समान रूप से नहीं होती है, उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं और उनकी वजह से सॉइल में हमें अलग अलग जो लेयर्स हैं वो देखने को मिलती हैं। सॉइल के अंदर में क्या मिलती हैं देखने को? लेयर्स। जैसे हमने वर्टिकल लेयरिंग की बात की थी, वैसे ये लेयरिंग्स हैं कि सॉइल के अंदर डिफरेंट प्रकार की जो लेयर्स हैं वो पाई जाती हैं और इन लेयर्स को हम बोलते हैं हॉरिजॉन। लेयर के लिए क्या वर्ड होता है? हॉरिजॉन। तो हॉरिजॉन क्या होते हैं और सॉइल में कौन कौन से हॉरिजॉन पाए जाते हैं और सॉइल हॉरिजॉन्स का मतलब क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि सॉइल हॉरिजॉन क्या होते हैं। तो हम एक डायग्राम की सहायता से इस सॉइल हॉरिजॉन को समझते हैं। राइट, हम यहाँ से इसको समझ लेते हैं। हालांकि जो आपका
एग्जामिनेशन होता है, उस एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन के रूप में भी आपसे पूछा जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर नोट तैयार करना होता है कि सॉइल हॉरिजॉन्स को आपको समझाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो वहाँ पे आपको ऐसा डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और डायग्राम बनाने के बाद में आपको जो अलग अलग हॉरिजॉन्स हैं उन हॉरिजॉन्स को यहाँ पे बताना भी पड़ेगा। तो सबसे ऊपर तो आपको ये टॉप सॉइल दिख रही है, ये टॉप सॉइल है, ये सॉइल सरफेस है। और सरफेस के ऊपर जो थोड़ा सा डार्क करके दिख रहा है, आप यहाँ पे वो सब ले सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया है, यानी कि लीटर, डफ और ह्यूमस, क्योंकि ये सब यही चल रहा है। तो ये सबसे ऊपर जो ओरिजिन है उसको इसने O1, दिस इज नॉट 01, दिस इज O1, इसको आप 0 नहीं मानेंगे, O मानेंगे, दिस इज O1 ओरिजिन। यहाँ पे लिखा है लीटर, ये लीटर से बना हुआ है। लीटर का मतलब फ्रेशली फॉलन मटेरियल है, चाहे वो पौधे का हो चाहे किसी दूसरे एनिमल का हो। और उसके नीचे होता है O2, और O2 में लिखा है PT, पीट बोलते हैं। जैसे पीट हालांकि कोयले का प्रकार भी होता है, और हल्का सा गदला कालापन जो होता है, ऐसा कुछ है कि मतलब जब ह्यूमस बनती है, क्योंकि यहाँ पे जब ह्यूमस बनती रहती है तो ऑर्गेनिक मैटर बनते रहेंगे, और ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जो सॉइल का कलर है वो डार्क होने लग जाता है। तो डार्क कलर की सॉइल है यहाँ पे। आप भी देखते होंगे कि जहाँ पे काफी सारे पौधे ग्रो करते हैं, वहाँ की जो मिट्टी है, ऊपर की मिट्टी, वो हल्की सी गहरे रंग की हो जाती है, तो उसके लिए पीटी वर्ड यूज हुआ है। तो O1 एंड O2 ये यहाँ के है, आप यहाँ के लिए इनको बोल सकते हैं O1 एंड O2, ये ऑर्गेनिक हॉरिजॉन्स है। O फॉर ऑर्गेनिक, दीज आर ऑर्गेनिक हॉरिजॉन्स। तो आपको सबसे ऊपर क्या बताना होता है, ऑर्गेनिक हॉरिजॉन, और ऑर्गेनिक हॉरिजॉन के भी आपको दो टुकड़े बताने, O1 एंड O2। इसके बाद में नेक्स्ट जो हॉरिजॉन होता है उसको अपन बोलते हैं ए हॉरिजॉन। यहाँ पे हमने कह रखा है ह्यूमिक। ह्यूमिक का मतलब ये जो डिकम्पोज्ड जो मैटर था, वो मैटर हालांकि इतना ही नहीं कि डिकम्पोजिशन नहीं चलता, इसमें साथ में जब बारिश होगी तो पानी का परसोलेशन भी चलता है। अकेले मिनरल की बात नहीं है, साथ में पानी भी चलता है। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक मिनरल्स से फ्री होंगे वो रिस करके नीचे आते रहते हैं, पानी के साथ में वो रिसाव होकर के नीचे की साइड में आएंगे, तो उनसे एक हॉरिजॉन बनेगा जिसे अपन बोलते हैं ह्यूमिक हॉरिजॉन। और ह्यूमिक हॉरिजॉन को हम ए से डिनोट करते हैं। इसके नीचे जो नेक्स्ट हॉरिजॉन होता है उसको अपन ई, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये क्या है, पैल। पैल का मतलब, पैल को आप कंपेयर करेंगे इस ह्यूमिक और पीटी से, तो पीटी और ह्यूमिक का इनका कलर डार्क है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्का सा डार्क, यहाँ तक डार्कनेस है, और इसके बीच में ये जो परत है यहाँ पे डार्कनेस नहीं है। तो दिस इज पैल। पैल का मतलब हल्का रंग वाला, डार्क नहीं है, लाइट कलर की सॉइल होती है यहाँ पे। दिस इज लाइट कलर सॉइल। दिस इज एलुवियल हॉरिजॉन। तो जो एलुवियल एक्चुअल में क्या होता है कि जो पानी के द्वारा बहा करके लाई हुई जो मिट्टी होती है उसको अपन एलुवियल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर फ्री हुए थे वो ऑर्गेनिक मैटर या तो यहीं तक रह जाएंगे, या फिर वो पानी अगर ज्यादा परसोलेट हो रहा है तो वो इसमें से रिस करके नीचे चले जाते हैं। तो अगर रिसाव कम हुआ तब तो ऊपर की परतों में रह जाएंगे, वो तो हमने ऊपर देख लिया। अगर रिसाव ज्यादा हुआ, पानी ज्यादा गिरा, तो वो नीचे की सतह पे चले जाएंगे। तो बीच में हमें एक ऐसी परत मिल सकती है जो अपेक्षाकृत कैसी होती है, लाइट कलर की होती है, उसको अपन बोलते हैं ई हॉरिजॉन। इसके बाद में नेक्स्ट होता है बी, दिस इज बी इलुवियल हॉरिजॉन। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जो मिनरल्स ऊपर से लीचिंग, इसको अपन लीचिंग बोलते हैं, कि मिनरल्स हैं वो लीच हो रहे हैं। यहाँ पे जो मिनरल्स थे वो पानी के साथ में बह कर के वहां से हट रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं लीचिंग। तो जब लीचिंग होती है तो लीचिंग की वजह से जो मिनरल्स है वो ऊपर की सॉइल से रिस करके नीचे की सॉइल्स में आकर के जमा हो जाते हैं। तो इस परत को फिर हम क्या बोलेंगे, दिस इज द बी हॉरिजॉन।
और यहाँ पे लिखा है सोलम और पीडोजेनेसिस प्रोसेसेस, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर से मिनरल आ रहे हैं और वो कहीं से बह रहे हैं, कहीं पे रुक रहे हैं, और सॉइल का जो मैचुरेशन है, एक प्रकार का सॉइल का जो परिपक्व बनना जैसा है कि वो लाइफ को सपोर्ट करने के लायक बन रही है, वो सब यहाँ पे चल रहा होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्योंकि उससे ऊपर तो वो चीजें हैं जो पौधों से या जंतुओं से गिरी है, जैसे लीटर एंड पीटी हॉरिजॉन, तो उसको अगर हम छोड़ दें ऊपर वाले मोस्ट O1 एंड O2 को, तो ए, ई एंड बी इनको मिला करके हम बोलेंगे सोलम, और यहाँ पे मेजरली जो पीडोजेनिक प्रोसेस है वो चल रही होती है। इसके बाद में अगर हम नीचे आएंगे तो नीचे के हॉरिजॉन्स का जो मतलब है वो कुछ डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक तो हम जो सॉइल है उसको ले रहे हैं, इससे ऊपर तो सॉइल है, और नीचे फिर जो सी है जिसमें मिनरल हॉरिजॉन कहा, इसके नीचे डी यहाँ पे हल्की सी टूटी हुई चट्टानें होती हैं, और ई जहाँ पे मैन जो चट्टानें होते हैं वो होती हैं। तो ये अनविदर्ड कंडीशन है, पूर्ण रूप से विदरिंग नहीं हुई है, कि अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल यानी कि यहाँ पे पूर्ण रूप से जो सॉइल की फॉर्मेशन है वो नहीं हुई है। ऐसे जो डी वाला है उसको अपन सेप्रोलाइट बोल सकते हैं, ई वाले को अपन बेड रॉक, यानी कि बेड तो एक्चुअल में सोने की जो जगह होती है जहाँ पे हम सोते हैं उसको बेड बोलते हैं, तो नीचे जहाँ पे वो चट्टान बिछी हुई है उसका नाम ई हॉरिजॉन, जिसको अपन फ्रेश रॉक, तो कभी इसमें थोड़ा बहुत भी टूटना जैसा नहीं हुआ है दिस इज बेड रॉक, इसमें हल्का सा टूटना हो जाए तो दिस इज विदर्ड रॉक, और उससे ऊपर मिनरल हॉरिजॉन। तो ये सब वो है जो सॉइल मैचुरेशन से अलग है। यहाँ पे सॉइल मैचुरेशन नहीं है, यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन है ओनली, कि जो बड़ा है, बड़े का मतलब बेड रॉक, इसका टूटना यहाँ पे थोड़ा सा कम और यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा, बस इतना ही हुआ है। लेकिन इससे ऊपर वाले भागों में देखते हैं तो ऊपर वाले भागों में भी कुछ खास आया था कि इससे ऊपर तो कुछ गिरा है, उसका मैटर है, और इसके बाद में इन दोनों के बीच में जो सोलम लिया था, इस सोलम में कुछ चल रहा है, उसका मैटर था, उस चल रहा था उसको हमने क्या बोला, दिस इज पीडोजेनेसिस प्रोसेस, के मिनरल्स हैं वो लीचिंग भी कर रहे होते हैं, यहाँ रुक भी रहे होते हैं, यहाँ इकट्ठे भी हो रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें हॉरिजॉन्स के रूप में हम काउंट करते हैं। तो एक प्रकार की वर्टिकल लेयरिंग ही हो जाएगी कि सबसे ऊपर उसके नीचे ऐसे 1 बाय 1 करके जो परतें होती हैं, उन परतों के रूप में हम इन हॉरिजॉन्स को समझाते हैं। सीक्वेंस आपको याद रखनी है O1 O2, ये आप सबसे पहले ऑर्गेनिक के लिए बताएंगे, उसके बाद में ए, ई, बी ये ह्यूमिक, पैल, एलुवियल और इलुवियल हॉरिजॉन के लिए होते हैं, उसके बाद में सी, डी, ई ये मिनरल हैं, विदर्ड रॉक और पेरेंटल जो बेड रॉक होती है उसके लिए काम में आने वाले वर्ड होते हैं। तो ये डिफरेंट हॉरिजॉन्स किस क्रम में होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, ये सब हमें अपने आंसर के अंदर लिखने होते हैं। एक चीज और आप इसमें देख लीजिए कि जो पौधे की जड़ें हैं वो बस यहीं तक सोलम तक पाए जाते हैं, जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो जड़ें यहीं तक है, क्योंकि सोलम से नीचे पेरेंटल रॉक स्टार्ट हो जाते हैं, तो पेरेंटल रॉक्स तक पौधों की जड़ें मोस्टली नहीं पहुंच पाती। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस के रूप में हम देखें तो कुछ ऐसे पौधे जो उनके लिए एक अलग से वर्ड भी होता है कि हम उनको टेबल फीडर बोलते हैं। टेबल फीडर बोलने का मतलब ये है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल होती है उस ग्राउंड वाटर टेबल से वो पानी पीते हैं। जैसे ये पेरेंटल रॉक है, यहाँ जो पानी इकट्ठा रहता है, क्योंकि ऊपर से जो पानी आएगा वो इकट्ठा होकर के यहाँ भर जाता है, तो दिस इज द वाटर टेबल, कि ग्राउंड वाटर यहाँ पाया जाता है। तो ग्राउंड वाटर तक जिनकी जड़ें पहुंच जाती हैं, जैसे मान लो कि जो रेगिस्तान के जो ट्रीज होते हैं, रेगिस्तान में मिलने वाले जो ट्रीज है वो क्या करते हैं, उनकी जैसे मान लो कि अपने राजस्थान का खेजड़ी है, ऐसे बड़े जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, और बहुत गहराई तक जाकर के वो यहाँ से जो पानी होता है इसको यूज करते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज टेबल फीडर्स। वो अलग प्रकार के खास पौधे हैं जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी चली जाती हैं, वो ग्राउंड वाटर को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो ग्राउंड वाटर तक नहीं जाती, उनकी जड़ें यहीं तक रह जाती हैं। तो ये बातें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। जो टेबल फीडर्स होते हैं उनकी जड़ें डीपली रूटेड प्लांट्स होते हैं, टेबल फीडर प्लांट, जो ग्राउंड वाटर को असेस कर सकते हैं। बाकी जो पौधे हैं वो केवल सोलम तक उनकी जड़ें हैं वो
पाए जाते हैं। हालांकि आप जैसे हर्ब्स लेंगे तो उनकी जड़ें काफ़ी ऊपर ही रह जाएंगी कि वो तो बस छोटी जड़ों वाले हैं तो वो यहीं तक रह जाएंगे। तो आप श्रब्स वगैरह लेंगे तो और नीचे जा सकते हैं। फिर आपको क्लाइमेट वाइज देखना होता है कि कौन से क्लाइमेट का पौधा है, उसकी हैबिट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जड़ें हैं वो कम ज़्यादा गहरी हो सकती हैं। बट स्पेशल केसेस के अंदर हम टेबल फीडर्स को लेते हैं कि वो डेजर्ट के ऐसे ट्रीज हैं जिनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं, तो हाईली अडप्टेड प्लांट्स हैं। डेजर्ट प्लांट्स की खास बात भी होती है कि डेजर्ट प्लांट्स के अंदर देखें तो डेजर्ट पौधों का जो सूट है वो छोटा होता है। डेजर्ट पौधों का जो सूट वाला भाग छोटा होता है और रूट उनकी बड़ी होती है, क्योंकि सूट से सनलाइट प्राप्त की जाती है। तो सनलाइट तो डेजर्ट में बहुत आ रही होती है, तो सूट उनके छोटे और रूट उनके बड़े होते हैं। तो अगर हम देखें कि उनका जो सूट रूट रेशियो होता है वो कैसा होगा, स्मॉल होता है। कि हम एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, बहुत छोटी आती है। तो डेजर्ट प्लांट कुछ अलग होते हैं क्योंकि उनके सूट छोटे और रूट बड़े होते हैं। उसमें भी अगर डेजर्ट का ट्री हो तो उनकी रूट तो बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो वो एक टेबल फीडर के रूप में जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली प्लांट्स उनकी जड़ें सोलम लेवल तक ही जाती है। तो ये बातें रही हमारी सॉइल हॉरिजॉन को लेकर के कि सॉइल हॉरिजॉन क्या होता है और किस प्रकार से अलग अलग हॉरिजॉन्स हैं वो सॉइल में पाए जाते हैं। उसको अपन जैसे आपकी बुक्स में इसके लिए नाम होता है मृदा परिच्छेदिका। यहाँ पे सॉइल का एक प्रकार से लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन काट रहे हैं, सॉइल को लंबवत काट करके बता रहे हैं कि उसमें ये परतें होती हैं क्रमबद्ध रूप से। तो दिस इज ए प्रोफाइलिंग कि आप उसका पूरा जो प्रोफाइल है वो बना रहे हैं कि ऊपर से लेकर के वन तक अलग अलग जो लेवल्स हैं उन लेवल्स को आप डिफाइन कर रहे हैं। तो ये डायग्राम भी आपको तैयार होना चाहिए, यहाँ के जो हॉरिजॉन्स हैं उनके नाम भी तैयार होने चाहिए और उनके बारे में भी पता होना चाहिए ताकि आप अलग अलग हॉरिजॉन को वहाँ पे डिफाइन कर सकें। तो ये तो आज की हमारी क्लास रही जिसमें हमने सॉइल के साथ में जुड़े हुए जो और रिमेनिंग फैक्टर्स थे उनको हमने डिस्कस किया। तो आई होप ये बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो डेफिनेटली ये जो वीडियोस हैं इन वीडियोस का आप दोबारा से यूज़ करके और जितना भी मैटर आपको क्लास में डिलीवर किया जाता है सारे को बिल्कुल से क्लियर किया करें। और फिर भी कोई क्यूरी रहती है तो आप उसको नोट डाउन भी करें क्यूरीज को, और क्यूरीज को बाद में आप क्लास में पुट भी किए ताकि आपको भी फायदा और बाकी बच्चों को भी उन क्यूरीज का डिस्कशन जब होता है तो उनको भी एक्स्ट्रा बातें समझ में आती हैं। तो आई होप ये सारे काम आप करेंगे। ओके।